हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे 25th कॉन्सेप्ट के बारे में विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दैट इज अबाउट असाइलम। अब असाइलम से ऐसा मत समझ लेना आप लोग कि यहाँ पर किसी पागल खाने की बात हो रही है। ये कोई मेंटल असाइलम की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ना ही जो दूसरा असाइलम होता है। एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो, जो असाइलम होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, ये वो असाइलम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो प्योरली पॉलिटिकल नेचर की कर रहे हैं। तो जो हमारा डिस्कशन में ये जो असाइलम वर्ड है, ये भी पॉलिटिकल असाइलम है। अब ये जो पॉलिटिकल असाइलम वर्ड है, ये शुरू कहाँ से हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सबसे पहले। फिर जानेंगे कि ये पूरा लाइमलाइट में या पिक्चर में आता कैसे है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई इसका एक प्रिसाइज डेट होगा इस वर्ड के फाउंडेशन का, या फिर कोई ईयर होगा, तो ऐसा तो नहीं है। ये वर्ड आते आते ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में लाइमलाइट में आ गया, और इसके पीछे एक बहुत प्रमुख कारण ये था कि कोई भी एक अगर नेशन स्टेट है, हम ऐसा मान लेते हैं एक है नेशन स्टेट ए, और इसकी अच्छी खासी साझेदारी है, रिश्तेदारी है, दोस्ती है नेशन स्टेट या फिर जिसको आप कहते हो कंट्री बी के साथ। अब कल को क्या होता है, जो कंट्री बी है उधर कोई एक ऐसी गवर्नमेंट आती है या फिर देश के ऊपर मिलिट्री जो है वो हावी हो जाती है और मार्शल लॉ लगा देती है। मिलिट्री ने ओवरटेक कर लिया देश को। अब यहाँ के जो नागरिक हैं कंट्री बी के, वो बहुत परेशान हैं, और कंट्री ए के साथ उनके पहले से ही बहुत अच्छे रिलेशन चलते थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कंट्री ए से कि आप हमें अपने देश कृपया करके आ जाने दें, रहने दें, अनुमति दे दें हमें आ जाने की, कि हम आ सकें आपके देश। और नेशन ए अगर नेशन बी के कुछ नेशनल सिटीजन्स की ये वाली बात को स्वीकार कर लेता है नेशन ए, कि उनके देश में किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है, वो अपनी सरकार से नाखुश हैं, सरकार अत्याचार कर रही है, मिलिट्री ने ओवरटेक कर लिया है, और पूरा का पूरा कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो राइट्स हैं, वो पूरे के पूरे उनके भंग हो गए हैं, उनके जान माल को बहुत नुकसान पहुंचाया गया और वो दहशत में है। तो नेशन ए के अगर अच्छे रिलेशन नेशन बी के साथ पहले थे, तो नेशन ए अब जो नेशन स्टेट बी में जो सिचुएशन चेंज हो गई है उसको समझेगा और अलाउ कर देगा यहाँ के नेशनल्स को, नेशनल्स मतलब सिटीजन्स को, लोगों को, कि आओ हमारे यहाँ आ जाओ। तो बेसिकली यहाँ पर जो पॉलिटिकल असाइलम जो दोस्तों वर्ड होता है ना, डैट इज अबाउट सीकिंग अ शरण इन सम अनदर स्टेट, जो कि आपकी नेशन स्टेट नहीं होती है। आप एक तरीके से वहां पर शरणार्थी बनकर जा रहे हो, आप शरण ले रहे हो किसी और देश के अंदर। अब सवाल ये उठता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि क्या नेशन ए जो है कभी इन लोगों को, जो ये लोग उसने इनवाइट करे अपने देश के, आप यहाँ पर आके रह सकते हो, क्या वो कभी उनसे वापस बोलेगा कि यार तुम वापस जाओ अपने देश? या फिर अगर नेशन बी, नेशन स्टेट बी अगर डिमांड करे ए से, कंट्री बी डिमांड करे कंट्री ए से कि जिन लोगों को तुमने एक्सेप्ट करा है अपने देश में, उनको रुकवाने के लिए उनको एक जगह दी है, हमें वापस करो उन लोगों को, हमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई करनी है, उनको जेल में डालना है, हम उनको गोली भी मार सकते हैं, या चलो कुछ भी नहीं कर रहे हमें वापस कर दो। तो क्या नेशन स्टेट ए, कंट्री ए इस चीज़ के लिए बाध्य है क्या, बंधी हुई है क्या? क्या उसको नेशन स्टेट बी की इस डिमांड पर, इस रिक्वेस्ट पर, जो लोग उसने कंट्री बी से अपने देश में शरणार्थी बनाए हैं, जिनको शरण दी है, क्या कंट्री बी की रिक्वेस्ट पर
वो नेशन स्टेट ए भेज देगा क्या उन लोगों को? दूसरी डिबेट एक ये उठती है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, नेशन स्टेट ए ने मना कर दिया, कंट्री ए ने मना कर दिया, हम तो नहीं दे रहे। वो बता रहे हैं हमें कि अगर वो तुम्हारे वापस आए तो वो जान से हाथ धो बैठेंगे, तुम उनको मार दोगे। नेशन स्टेट भी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है नेशन स्टेट से, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वापस कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ए नहीं मान रहा, कंट्री ए नहीं मान रही। अब नेशन स्टेट भी, दूसरी डिबेट ये उठती है कि नेशन स्टेट भी गया किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास, मान लो यूनाइटेड नेशंस के पास, और यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि हाँ भाई हम देख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम वापस कर दो, इनके जान माल को कोई नुकसान नहीं होगा, हम गारंटी लेते हैं इस चीज़ की। तो क्या नेशन स्टेट ए जो है वो वापस करने के लिए बाध्य होगा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस जैसी, जो इतनी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कहने पर? क्या ए को, कंट्री ए को वापस करना पड़ेगा उन लोगों को, कंट्री बी को? ये सारी बातें हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे अच्छे से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ताकि आपको कंटेम्प्रेरी चीज़ें भी पता लग जाएं। और ऐसा कोई सवाल अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, या आपको मेंस में या PSIR ऑप्शन के मेंस में एनालिसिस अगर देनी पड़ती है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, आपके दिमाग में इस चीज़ को लेकर बहुत क्लैरिटी रहनी चाहिए। ये जो 2-3 डिबेट्स जो है मैंने रेज करी, ठीक है। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई डेट या कोई फिक्स ईयर नहीं है इस टर्म का। जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया कि दो नेशन स्टेट्स की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर पॉलिटिकल असाइलम जैसा जो कॉन्सेप्ट है या ये जो टर्म है ये बर्थ लेता है। और मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया कि एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है, दूसरी कंट्री में कल को कुछ हालात जो है वो बिगड़ गए, वहाँ के लोग कंट्री ए से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हम लोगों को अपने देश में आ जाने दो प्लीज़, वरना हमारे बीवी बच्चे वगैरह सब मारे जाएंगे। सरकार पलट गई है, ऑपोजिशन अत्याचार कर रही है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के खिलाफ उनका जो डंडा है वो बहुत ज़ोर ज़ोर की बजाया जा रहा है, और या तो मिलिट्री ने ओवरटेक कर लिया है और कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, इन सब की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की। आप प्लीज़ कैसे भी करके हमारी जान को बचा लो, हमें एक तरीके से अपने देश में शरणार्थी बना लो, क्या हम आ सकते हैं? और नेशन स्टेट ने अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो येस, दे कैन सीक रिफ्यूज इन दैट कंट्री। नेशन स्टेट ए के होम कंट्री में जाकर वो शरणार्थी बनकर रह सकते हैं। उसको हम कहते हैं कि उन्होंने, ऐसे लोगों ने जो कंट्री बी से कंट्री ए में गए हैं, वो कंट्री बी के मूल निवासी हैं लेकिन ए में जाकर इसलिए रह रहे हैं ताकि अपने जान को वो बचा सकें, उसको कहते हैं कि दे आर सीकिंग रिफ्यूज, या फिर दे आर सीकिंग असाइलम इन अनदर कंट्री। तो असाइलम का लेना देना हमेशा दूसरी कंट्री से होता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ, ध्यान से समझना, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर होम कंट्री। जहां पर आप मूल रूप से निवासी हो ना, वहां पर ये टर्म नहीं हो सकती। आप अपने देश में खुद असाइलम सीख नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं असाइलम सीख करके एक देश में रह रहा हूँ, अपने देश में रह रहा हूँ, किसी अन्य देश में आप रह सकते हो, तभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये बर्थ लेगा असाइलम। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं हम असाइलम वर्ड का। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो असाइलम है इसको वैसे तो आपको ऐसा बोलना चाहिए, ये टर्म को जब आप लिखोगे तो एग्जाम में लिख कर आना पॉलिटिकल असाइलम। पॉलिटिकल असाइलम एक क्वाजी लीगल प्रोसेस होता है। ये एक ऐसा टर्म है जो टर्म अपने आप में एक प्रोसेस है, एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रक्रिया है। और क्वाजी लीगल का मतलब ये है 100% ये किसी देश के कानून में, संविधान में या इंटरनेशनल इसके ऊपर कोई कानून हो, ऐसा नहीं है। ये लीगल चीज तो होती है लेकिन ये 50% लीगल है और 50% कंट्री की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ये प्रक्रिया चलती है, जहां पर एक नेशन स्टेट दूसरे नेशन स्टेट के किसी एक नेशनल को, किसी एक व्यक्ति को, या फिर यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, नेशनल्स, अन्य व्यक्तियों को, एक से ज्यादा व्यक्तियों को अपने देश में प्रोटेक्शन देते हैं, रहने की जगह देते हैं, और उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं असाइलम। यानी कि किसी अन्य देश के नेशनल या नेशनल्स ने असाइलम सीख करा है,
वहां पर वो शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, उन्होंने रेफ्यूज लिया है। रेफ्यूज का वैसे दोस्तों डिक्शनरी मीनिंग नॉर्मली होता है कि छत लेना। अब हो सकता है कि अपने ही देश में ये बेचारे इधर से उधर दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कंट्री बी के कुछ लोग जो हैं, जो नेशनल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, और उन्होंने दूसरे नेशन स्टेट से रिक्वेस्ट करी है कि कृपया आप हमें अपने देश में आ जाने दीजिए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है जिसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्री एक कब तक रखेगी उन लोगों को? क्या हमेशा के लिए रख लेगी, नागरिकता दे देगी क्या, वापस भेजेगी क्या, कंट्री बी की रिक्वेस्ट पर वापस कर देगी? कंट्री बी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोले तो वापस करना पड़ेगा क्या? तो देखो, इसका आंसर मैं आपको अभी बता देता हूं। कंट्री ए किसी भी हालात में, कोई सी भी कंट्री हो, अगर उसने किसी दूसरे कंट्री के नेशनल्स को अगर शरणार्थी बनाया है अपने देश में, वो किसी भी कंपल्शन के अंडर नहीं है कि उसको, उन लोगों को या फिर उस एक इंसान को वापस करना पड़ेगा कंट्री बी को। और कंट्री बी कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले, कुछ भी कर ले, धमकियां दे ले, इंटरनेशनल कम्युनिटी से बोल ले, यूनाइटेड नेशंस में जो है कंट्री ए के बेसिकली आप ये कह लो कि बदनामी कर ले, यूनाइटेड नेशन से कहलवा दे, किसी का बाप कंट्री ए को या कोई भी कंट्री जिसने किसी अन्य कंट्री के लोगों को असाइलम दिया है, वो मजबूर नहीं कर सकता कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी नेशन स्टेट कि तुम उन लोगों को वापस करो। क्योंकि सोच समझकर, पूरे हालातों को देखते हुए, समझते हुए, देखो मीडिया में बहुत सारी बातें जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, झूठी सच्ची हो सकती हैं, लेकिन सरकारें बहुत अच्छे से अंदर के हालातों को समझ रही होती हैं, किसी अन्य कंट्री के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। आप कहोगे सर ये काम कैसे हो सकता है कि मीडिया से ज़्यादा कंट्री कंट्री को एक दूसरे के इंटरनल हालातों के बारे में पता होता है? क्योंकि हर एक कंट्री की दूसरी कंट्री के अंदर एम्बेसी होती है या तो कॉन्सुलेट होता है। तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता होता है हमारे एम्बेसडर्स के थ्रू कि दूसरी कंट्री में क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, इस बात को अपने दिमाग में दोस्तों आप लोग लॉक कर लेना। कंट्री ए को, जो कि असाइलम गिवर होता है, ठीक है, असाइलम गिवर जो नेशन स्टेट है, जो कंट्री है, उसको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि आप हमारे जो नेशनल्स हैं जो आपके देश में आकर रह रहे हैं, आप उनको वापस करो। नो, किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लग सकती कंट्री ए के ऊपर वापस करने के लिए उनको। जब तक कंट्री ए की मर्जी होगी, मंजूरी होगी, तब तक वो उनको अपने पास रखेंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, ये तो कंट्री के पर्सपेक्टिव से मैंने एक तरफा डिस्कशन आपको बताई। उन लोगों को क्या जो असाइलम को सीख करने, असाइलम की डिमांड करने किसी और कंट्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो एक प्रकार से रेफ्यूजीज भी हों। जैसे बहुत साल पहले क्या हुआ था, जिस टाइम पर ये नारा लगता था हिंदी चीनी भाई भाई, हमारे चाइना से बहुत अच्छे रिश्ते थे। ठीक है, चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, और एक नारा दोनों देशों में गूंजता था, हिंदी चीनी भाई भाई। अब क्या होता है दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 5 पॉइंट का। ठीक है, और उसको हम कहते हैं पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट, उस पंचशील एग्रीमेंट के तहत वैसे तो बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन उसके अंदर एक जो मुख्य पॉइंट ये था कि वी विल नॉट इंटरफेयर, we will not interfere into the internal matters of each other। और ये पंचशील एग्रीमेंट का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉइंट नंबर 3 था। इसके क्या पॉइंट थे ऑर्डर वाइज? क्लास 12th की
जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वहाँ पर एक चैप्टर आता है इंडिया और उसके आसपास के पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के रिश्ते। तो जब चाइना का टॉपिक आता है उसके अंदर एक बॉक्स गिवन है 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी के अंदर, वहाँ पर पंचशील एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में बताया हुआ है उस बुक के अंदर, और मैंने फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर्स में भी वो चीज़ कवर करवाई हुई है। खैर, पंचशील एग्रीमेंट के बारे में कभी हम और बात करेंगे, इसका एक डेडिकेटेड लेक्चर बनेगा हमारे कोर्स के अंदर, तो आप ऐसा मत सोचना कि ये जो चीज़ है आपसे मिस हो गई है। इसको डिस्कस कराने बैठूंगा तो ये काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर बन जाएगा। हमारा मुद्दा पंचशील एग्रीमेंट नहीं है। और पंचशील जो वर्ड है ना दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं, इट इज़ एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, और ऐसा माना जाता है जो 5 पॉइंट्स थे, दीज आर एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स। ये बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स हैं। दोनों साइड एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे से बरकरार करते हुए चले। अब क्या होता है, बहुत अच्छे रिश्ते चल रहे होते हैं, सडनली भारत को एक बात सुनने में आती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है सबको पता लगती है, पूरी दुनिया को पता लगती है कि चाइना ने एक दिन रातों रात क्या करा था। 1959 में चाइना ने एक ऑटोनॉमस रीजन हुआ करता था तिब्बत, ठीक है, और तिब्बत जो था वहां पर आप ऐसा कह सकते हो कि तिब्बत एक बहुत पीसफुल रीजन हुआ करता था, जहां पर बुद्धिस्ट मंक्स जो हैं वो एक प्रकार से अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर सरकार चलाते हुए अपने देश को चलाते थे, उस ऑटोनॉमस रीजन को चलाते थे। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स डिबेट करते हैं कि वो कभी देश था भी कि नहीं था, या चाइना का हिस्सा था। ऑटोनॉमस रीजन था दोस्तों, वो था कि नहीं था वो डिबेट मैं आपको बाद में कवर करवाऊंगा, जब मैं इंडो चाइना रिलेशनशिप आपको डिटेल में कवर करवाऊंगा जीएस पेपर 2 मेंस में और पीएसआई ऑप्शनल में, वो बात की डिस्कशन है। लेकिन अभी आप इतना समझ जाओ कि एक ऑटोनॉमस रीजन हुआ करता था कि तिब्बत एक सेल्फ गवर्निंग ऑटोनॉमस रीजन था दुनिया का, कि वो अपने आप को चला रहे थे, कुछ बुद्धिस्ट मंक्स वगैरह मिलकर अपनी खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हुए एक प्रकार से वो प्रॉपर तरीके से, कोई सरकारी सेटअप तो नहीं था लेकिन वो एक तरीके से खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर बहुत पीसफुल तरीके से रहते थे। लिमिटेड लोग वहां पर रहते थे, तो वो अपने आप में एक सरकार थे, लेकिन ज़्यादातर उनका लेना देना इसी बात से था कि वो लोग बहुत बेसिक ज़िंदगी बिताते थे, मेडिटेशन वगैरह करना, ये सब करना। तो आप समझ सकते हो कि अगर वो बुद्धिस्ट मंक्स में उनको कह रहा हूँ तो, या बुद्धिज्म के बेसिस पर अगर वो चल रहे हैं, तो मेटलिस्टिक मेंटेलिटी और ये सब तो उनको शौक होगा नहीं कि देश में हमें एमएनसीज खड़ी कर देनी है, बिल्डिंगें बना देनी है, ये कर देनी है, वो कर देनी है। बहुत सिंपल लोग थे, जितने देश को चलाने के लिए जो जो आवश्यकता होती है उस बस उतनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने देश को चला रहे थे। चाइना ने रातों रात इस रीजन पर कब्जा कर लिया, और वो दिन था, अगर आप यहां पर देखो, 31 मार्च 1959। और यहां पर इन सारे बुद्धिस्ट मंक्स का एक लीडर हुआ करता था, जिसको एक टाइटल दिया जाता था, नाम नहीं था उसका। देखो दोस्तों, काफ़ी सारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जब वो पोस्ट इंडिपेंडेंस वगैरह पढ़ते हैं कि दलाई लामा एक पर्सन का नाम था। नहीं दोस्तों, दलाई लामा जो जब ये बने थे, जब इनको ये उपाधि मिली थी कि ये जो तिब्बतन मंक्स हैं उनके लीडर्स होंगे, या जो तिब्बतन लोग हैं उनके लीडर्स होंगे, उनके जो लीडर हैं उनको दलाई लामा कहा जाता है। ये नाम नहीं है, इनसे पहले भी जो लीडर थे उनके पास भी टाइटल था दलाई लामा, इनके पास भी है, और इनके बाद नेक्स्ट दलाई लामा जो है वो नियुक्त हो चुका है। दलाई लामा इन लोगों के बीचों बीच में टाइटल को बोला जाता है, ये इनका एक टाइटल होता है, और ये टाइटल सिंबलाइज करता है कि ये इन लोगों का एक हेड होता है, ये इन लोगों के एक हेड होते हैं। तो 1959 में दलाई लामा जो है, जब उन्होंने देखा कि तिब्बत में चाइना के जो सरकार है, पुलिस वाले हैं, बहुत अत्याचार कर रहे हैं, इनको रहने नहीं दे रहे हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी प्यार से, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया ये मंक लोग हैं, ठीक है, ये मंक्स हैं। तो इन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट करी, और इंडिया के साथ उस टाइम पर तिब्बत मतलब इंडिया जानता था तिब्बत को कि तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन है, इंडिया ने सुना था, लेकिन दलाई लामा वगैरह से एज सच कभी कोई बहुत ज़्यादा गहरे संबंध वगैरह ऐसे मेंटेन करना ये सब नहीं था, क्योंकि वो चीज़ चाइना को पसंद नहीं आती थी। तो नेहरू जी दूर रहते थे थोड़ा सा,
तिब्बत वगैरह में ये सब करने के लिए। लेकिन जब नेहरू की सरकार को ये पता लगा कि ऐसे ऐसे चाइना हरकतें जो है चाइना की सरकार कर रही है तिब्बत के अंदर, और दलाई लामा ने फिर जब इंडिया को अप्रोच करा, तो नेहरू की सरकार ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस टाइम पर जब ये दलाई लामा को बोला कि हाँ भाई आप तिब्बत को छोड़कर आ जाओ और भारत के अंदर आके आप जो है शरणार्थी बन जाओ, आप शरण जो है वो ले लो, क्योंकि वहाँ पर तिब्बत के अंदर बहुत ज़्यादा अपराइजिंग हो रही थी, ठीक है, और लोगों को बेरहमी से मारा भी जा रहा था। बहुत सारे आरोप लगते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर उस टाइम पर कि उसने तिब्बत को पाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए हर तरीके का साम दाम दंड भेद अपनाया था। और भारत की सरकार ने एक एक्सेप्शनल चीज़ प्रोवाइड करी दलाई लामा और उनके जो फॉलोअर्स जो है तिब्बत से पैदल पैदल अपनी यात्रा करते हुए, पहाड़ियों से निकलते हुए भारत में वो जब एंटर होते हैं, बहुत स्पेशल चीज़ जो कि हमारे संविधान के अंदर गिवन भी नहीं है, ऐसा कुछ अलाउड ही नहीं था, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप जानते हो कि नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। तो हमने तिब्बतन लोगों को खुद की अपनी एक मिनी गवर्नमेंट काइंड ऑफ चलाने दी, जिसके अकॉर्डिंग वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स या पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, टोटल फोकस लगाकर मैं ये कह रहा हूं आपसे, पहली बार एक एक्सेप्शनल, एक न्यू चीज़ भारत की सरकार के द्वारा, नेहरू सरकार के द्वारा ये करी गई थी। एक नया, आप कह सकते हो कि नई तरीके से परमिशन दी गई थी, जो कि संविधान वगैरह या कहीं पर भी, हमारे भारत के संविधान में कहीं पर भी गिवन नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस था ये। तो एक्सेप्शनल रूल निकल कर एक आया कि हमने दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स को ये बोला कि आप अपनी खुद की सरकार चला सकते हो इंडिया में बैठे बैठे, लेकिन आपका कुछ भी लेना देना नहीं होगा भारत की सरकार के साथ, यहाँ की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के साथ। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ये सरकार तो फिर थी किस लिए, आप कहोगे फिर सरकार का रोल क्या रह गया? यानी कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके अकॉर्डिंग दलाई लामा अपने फॉलोअर्स के साथ तिब्बतन मंक्स को और तिब्बत कम्युनिटी को रेगुलेट कर सकें, चला सकें। तो हमने प्रॉपर इनको एक पॉलिटिकल असाइलम दिया धर्मशाला के अंदर। और धर्मशाला कहां पर पड़ता है हमारे देश में? हिमाचल प्रदेश। इसलिए जब आप हिमाचल प्रदेश जाते हो ना, तो वहां पर आपको बहुत सारे जो मंक्स हैं वो घूमते हुए नजर आएंगे। तो वो उन्हीं के वंशज हैं जो तिब्बतन मंक्स 1959 में 31 मार्च के बाद और उस टाइम पर भारत के अंदर एंटर हुए थे दलाई लामा के साथ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ईशा, निर्वैर, कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ूं? तो ये थी कहानी दलाई लामा की और तिब्बत की। अब दोस्तों मैं एक्स्ट्रा चीज़ एक आपको ये भी बता देता हूँ। चाइना जो था तब तक खुश था भारत से, जब तक भारत जो है वो इंटरफेयर नहीं कर रहा था चाइना के मैटर्स में। और तिब्बत के पूरे अफरा तफरी वाले माहौल को देखते हुए जब जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने, उनके मंत्रिमंडल ने चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन जिस दिन चाइना को ये पता लगा कि भारत जो है वो असाइलम, पॉलिटिकल असाइलम दे चुका है दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स को, प्रॉपर गवर्नमेंट इन एग्जाइल दे दी, यानी कि ऐसी सरकार जो किसी और देश से ऑपरेट हो रही है, भारत ने प्रॉपर एक स्टेट के अंदर डेजिग्नेटेड एक जगह उनको दे दी, धर्मशाला। चाइना इस चीज़ से बहुत नाखुश हुआ और भारत से लड़ने के लिए चाइना बहाना ढूंढ रहा था। तो चाइना ने 1962 में जब वॉर करा तो उसके रीज़न कुछ और दिए चाइना ने, लेकिन चाइना खुंदक निकाल रहा था और चाइना ने ये कहा कि तुमने हमारे साथ पंचशील एग्रीमेंट जो साइन करा था, भारत से बोला चाइना ने, भारत की सरकार से, कि पंचशील एग्रीमेंट जो तुमने साइन करा था हमारे साथ, उसमें तुमने करी है बहुत बड़ी दगाबाजी। और स्पेशली इस पॉइंट नंबर 3 को, कि हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस करा था वी विल नॉट इंटरफेयर इनटू द इंटरनल मैटर्स ऑफ ईच अदर, और तुमने इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस की है। भारत ने बोला भी चाइना को कि हमने तुम्हारे इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करी है, हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं, और जहाँ पर बात आएगी ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की और प्रमोशन की, तो हम उसको सर्वोच्च स्थान देंगे, हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। इसलिए हमने दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स को शरण दी है, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो जानती है कि आप लोग हरकतें गलत कर रहे थे तिब्बत के अंदर, आपने जानबूझ के उनको कब्जा कर लिया।
तो फिर चाइना ने यहाँ से बातें करना शुरू करी भारत के साथ, तू मैं के, तुम्हें क्या पता, हमारे जो पास्ट के जो पॉलिटिकल मैप्स हैं उसमें ये हमारा ही हिस्सा था, इन लोगों ने बहुत साल पहले हमसे कब्जा कर लिया था, हम इनसे प्यार से मांग रहे थे, दे नहीं रहे थे, और हमने ये वाला जो तिब्बत इनसे अभी लिया है, हम इनको सरकार चलाने यहाँ पर देंगे, ये खुद ही यहाँ से चले गए, हमने कुछ यहाँ पर अत्याचार करके फोर्सफुली नहीं छीना। तो चाइना ना हमेशा झूठी झूठी बातें हमेशा करता है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं कि हम भारत की सरकार को यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं और चाइना को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन चाइना का ये रवैया किसी एक सिचुएशन में होता तो चलो हम मान भी लेते कि चाइना सही कह रहा है। आपको चाइना की दोस्तों मैं एक स्पेशल बात बताता हूँ। चाइना को जब भी दुनिया की कोई भी टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना होता है ना किसी अन्य देश की, चाइना जो है हमेशा एक चीज खेलता है, पता नहीं कहाँ से कौन सी ड्राइंग करते करते उल्टे सीधे झूठे झूठे मैप्स निकाल कर ले आता है और उन वर्ल्ड मैपों में फोटो दिखा देता है कि ये देखो एंशियंट पास्ट में बहुत साल पहले जब ये सब क्या कहते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन वगैरह चलता था तो उस टाइम पर ये एरिया हमारा था, वो एरिया हमारा था। ऐसे करते करते ना जाने चाइना ने कितने देशों के कितने एरिया पे कब्जा कर मारा, और 1962 के युद्ध के लिए हम तैयार नहीं थे। हम जूझ रहे थे आर्थिक समस्याओं से, एग्रीकल्चर जो था हमारा बहुत वीक था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, और हमें इतना बुरा लगा था उस टाइम पर कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए चाइना ने हमारे पीठ पर खंजर भोंका है और इंडिया को जो सीट ऑफर करी गई थी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट मेंबर की, वो इंडिया ने खुशी खुशी चाइना को दे दी थी, क्योंकि इंडिया का ये मानना था अभी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए हम तैयार नहीं है पूरी तरीके से। और हमें इतना बुरा लगा कि चाइना ने ऐसी विपरीत परिस्थिति के अंदर, हम इतने उस टाइम पर परेशान थे और चाइना ने हमारा इतना नाजायज फायदा उठाया। 1962 में हमसे युद्ध जो करा वो तो करा ही, हम हार गए, वो तो चलो हार गए, लेकिन हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो थूथू हुई वो इस बात की भी हुई कि आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, चाइना के पास हमारा इतना बड़ा एरिया था, जो अक्साई चीन का पूरा इलाका इसने अरुणाचल प्रदेश के आसपास अटैक जो करा था, और जितना एरिया ये छीन कर हमसे ले गया, उस पे लगभग 28 दिल्ली जो थे वो बन सकते थे। यस दोस्तों, 28 दिल्ली बसने जितना बड़ा इलाका, जिसपे 28 दिल्ली के शहर जो है बच सकें, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा लैंड एरिया आज हमारा चाइना ने हड़पा हुआ है। अब पाकिस्तान की साइड से दोस्तों आप क्या कहते हो, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट। चाइना की साइड से जो हमारा ये बॉर्डर एरिया है जहां पर जो चाइना ने हमसे छीन रखा, और फाइनली जब सेटलमेंट हुई कि चलो एक लाइन खींच लेते हैं, अब चाइना एरिया तो ले गया था, वापस करने को तैयार ही नहीं था, उसको दोस्तों हम कहते हैं LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। किसी छोटे वनडे एग्जाम्स में अगर कभी ये आपको सवाल तंग करे, मैं इसलिए बता रहा हूँ, LOC जो लाइन है वो पाकिस्तान के संदर्भ में यूज होती है, इंडिया एंड पाकिस्तान की, और LOAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, दैट इज अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर, LOAC इज अबाउट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इट इज अबाउट इंडिया एंड चाइनाज बॉर्डर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला था, कहानी थी दलाई लामा की, और इससे आप असाइलम को इन डेप्थ समझ पाए होगे, और आपको मेंस में लिखने के लिए एक अच्छा खासा एग्जाम्पल और एनालिसिस भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब देखो, हम ये बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले जब ये लेक्चर हमने स्टार्ट करा था कि उन लोगों को क्या, जो कि रेफ्यूजीज हैं और जो असाइलम जो है वो सीख करना चाहते हैं। ये तो कंट्री कंट्री की सरकारों की बातें हो गई ना, बहुत सारी हमने अनगिनत एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए, ठीक है, इतनी देर में। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को तकलीफ है और जो लोग रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं दूसरे देश से, जैसे दलाई लामा ने यहां पर रिक्वेस्ट करी भारत की सरकार से, तो क्या लोगों के पास अधिकार है, राइट है क्या असाइलम सीख करने का? तो दोस्तों बात सिंपल सी है, आप जबरदस्ती थोड़ी ना किसी के देश में घुस जाओगे। सोच के देखो, अगर मेरे खिलाफ या मेरे धर्म के लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तो मैं किसी अन्य देश से रिक्वेस्ट कर सकता हूं ना कि यार हम लोगों को अपने देश में बुला लो। जबरदस्ती बॉर्डर तोड़ के उसका थोड़ी ना घुस जाएंगे उसके देश में। तो राइट जो है असाइलम का, इसका डिसीजन जो है वो नेशन स्टेट्स लेते हैं, सरकारें लेती हैं दूसरे कंट्री की। ये अधिकार इंडिविजुअल्स के पास नहीं है। क्या आप ये सोचो कि ये कहीं यूनाइटेड नेशंस के लॉ में लिखा हुआ है या आपके पास राइट है ये कि आप जो है असाइलम सीख कर ही सकते हो? अरे कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। ये तो वो वाली बात हो गई, कोई कोई भीख मांगने आया है भिखारी और आपकी कॉलर पकड़ कर कह रहा है कैसे भीख नहीं देगा बे तू। भाई वो तो
मर्जी है ना किसी एक आदमी की कि उसको भिक्षा देनी है किसी भिखारी को कि नहीं देनी है। कॉलर पकड़ के अगर आप भीख मांग रहे हो तो ये तो गुंडागर्दी नहीं हुई। तो राइट टू सीक असाइलम जो है वो एक, जैसे कहते हैं ना हम लोग, दया करने वाली भावना है वो बेसिकली एक कंट्री की। ये कोई इंसानों के अधिकार नहीं है, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है यूएन चार्टर वगैरह कहीं पर भी। लेकिन 1948 में एक डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशंस का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के डॉक्यूमेंट में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14। इस आर्टिकल 14 जो यूडीएचआर का है, जो कि 1948 में आया था डॉक्यूमेंट, यहां पर बेसिकली ह्यूमन राइट्स की बात होती है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होगे नाम में ही है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आर्टिकल 14 जो यूडीएचआर का है वो इंडिविजुअल्स को एक राइट देता है कि यू हैव राइट टू पॉलिटिकल असाइलम। अब बेसिकली यहां पर बेसिकली बात क्या है, राइट टू पॉलिटिकल असाइलम नहीं, राइट टू सीक, राइट टू सीक पॉलिटिकल असाइलम। अब सीक का मतलब क्या है, सबसे पहले आप किसी अन्य देश से मांगोगे परमिशन, परमिशन के साथ आप उससे करोगे रिक्वेस्ट, और तब जाकर आपको हो सकता है वो कंट्री ये वाला राइट दे टू पॉलिटिकल असाइलम। लेकिन एक बात, अब क्या इसने यूडीएचआर ने बोल दिया कि इंडिविजुअल्स को यू हैव राइट टू पॉलिटिकल असाइलम, तो आज मैं अगर भारत की सरकार से ना खुश हूं, बोरिया बिस्तर बांधकर अमेरिका घुस जाऊं कल सुबह जाकर? नहीं, ये डिक्लेरेशन ये कहता है इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, ध्यान देना इन बातों पे, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स। ठीक है, कि वो कोई अगर उनसे शरण मांग रहा है कोई एक इंडिविजुअल या नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो वो उनको शरण दे ही देंगे। ये सिर्फ नेशन स्टेट्स के ऊपर यूडीएचआर ने बोला था। यूडीएचआर दोस्तों मैं शॉर्ट में इसको बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को शॉर्ट में यूडीएचआर बोलते हैं। ठीक है, पेपर में आपको पूरा लिखना है, कभी भी एब्रीविएशन फालतू की यूज मत करना। ठीक है, तो यूडीएचआर में लिखा हुआ है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है नेशन स्टेट्स के ऊपर, लेकिन मॉरली वो दे सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये अच्छे दिल, एक दया करने वाली भावना है, ये बंदिश नहीं है किसी नेशन स्टेट के ऊपर। आई रिपीट माई वर्ड्स, किसी नेशन स्टेट के ऊपर, कंट्री के ऊपर बंदिशें नहीं है ये कि देनी ही पड़ेगी असाइलम। एक अच्छी भावना है कि सामने वाले को दुख दर्द पीड़ा में देख रहे हो, दे दो असाइलम, उसे जान बच जाएगी कुछ लोगों की। लेकिन फिर उसके अंदर चैलेंजेस भी आते हैं दोस्तों। ये चीज़ ना ऐसा नहीं है कि विदाउट चैलेंज निकल जाती है। आपने असाइलम दिया, कुछ लोग आए, अब तब का ज़माना अलग था जब दलाई लामा को हमने असाइलम वगैरह दिया। आज के समय में आपने भारत की आबादी देखी है, लोगों के मन में सबसे पहले सवाल ये आएगा कि बाहर के लोग आएंगे, हमारे लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं है, हमारे लिए रिसोर्सेज पूरे नहीं पड़ रहे हैं, है ना, इनको और ज़्यादा हमें बांटना पड़ेगा, हमारे रिसोर्सेज छिनेंगे, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ छिनेंगी। जैसा आप जानते हो 1971 में जब बांग्लादेश वॉर हुआ था, तब हमने दरवाजे खोल दिए थे बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ के लिए। जब शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया था वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के, आर्मी के द्वारा, और अत्याचार चल रहे थे वहाँ पर हिंदू मुसलमानों के, तो हमने बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमने हिंदुओं को बुलाया, हर मतलब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए हमने कंप्लीट दरवाज़ा खोल दिया था कि जब तक तुम्हारा बांग्लादेश बन के कंट्री रेडी नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे यहाँ रहो। दिक्कत क्या हुई, आज भी वो लोग भारत के अंदर घूम रहे हैं, नागरिक बने और रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। और बेसिकली ये जो चीज़ है ना कि मैं बोल रहा हूँ रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, नागरिक बने घूम रहे हैं, ये भारत के लोगों का ही आरोप है। और स्पेशली असम के लोग तो बहुत चिड़े रहते हैं इस चीज़ से, इसलिए वहाँ पर हर इलेक्शन का मुद्दा ये चलता है। सारे पॉलिटिशियंस ये प्रॉमिस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से प्रॉमिस करती हैं इलेक्शन से पहले कि हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे उन बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ को, आइडेंटिफाई करके वापस उनको भेजेंगे। कैसे भेजोगे वापस, कैसे करोगे आइडेंटिफाई? तो दिक्कत यहाँ पर एक बात की है, बस क्या बात की है कि मॉरली चलो हमें अच्छा लग रहा है कि यार सामने वाला दुख दर्द पीड़ा में है, परेशानी में है, दे दो चलो उसको असाइलम। लेकिन उसको अगर वो एक दो बंदे हैं चलो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो पूरी भीड़ आ रही है, जैसे दलाई लामा के साथ इनके अनगिनत फॉलोअर्स आए थे यहाँ पर, एंटर हो गए थे,
1971 में जब बांग्लादेश वॉर हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान से अनगिनत लोग, आंकड़ा ये कहता है दोस्तों, 1971 के अगर बांग्लादेश की वॉर में आपको बात बताऊं ना, आंकड़ा ये कहता है कि 90 लाख रेफ्यूजीज जो है वो एंटर कर रहे थे। 90 लाख, कैन यू इमेजिन द पॉपुलेशन ऑफ 90 लाख? आंखों से बंद करके भी इतनी भीड़ इमेजिन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इतने लोग घुसे थे। और कितने लोग इसमें से वापस गए होंगे? पॉलिटिकल एक्सपर्ट जानते हो क्या कहते हैं? मुश्किल से 5 लाख भी नहीं गए वापस। कहाँ घूम रहे हैं वो? हिंदुस्तान में। तो हमें पकड़ में क्यों नहीं आते? वो बन गए वो नागरिक, वही बना लिए होंगे उन्होंने आईडी कार्ड्स वगैरह। और नॉर्थ ईस्ट की सरकारों के ऊपर एक ब्लेम और लगे थे कि वो इन लोगों को जो इलेक्टोरल आईडी कार्ड है या नागरिकता के जो मतलब नागरिकता के अंदर एनरोल करवाने का काम है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसको ये वाला काम करके दिया इस प्रॉमिस पर कि जब भी इलेक्शंस होंगे तुम हमें वोट करना। तो करप्शन की वजह से जो लोकल जो लोग हैं उनकी तो नौकरी और वो सब खतरे में आ गई ना। हम अच्छा काम कर रहे हैं दूसरों को शरण देकर, परेशानियों में दूसरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन बात वही है ना, आप अपने घर की कलेश को सहन करते हुए बाहर तो मदद करने नहीं जाओगे ना। घर में आपके कलेश हो रही है आपके अच्छे नेचर की वजह से, तो आप उस कलेश को लेते हुए या फिर घर में लौटकर जब आपके कलेश हो तो उस कलेश के साथ तो आप बाहर नहीं निकलोगे दूसरों की मदद करने। अगर आपके घर में आग लगी हुई है तो ये चीज़ आ जाती है, ये दिक्कत आ जाती है। ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ऐसा नहीं है मैं इसको पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको उसको लक्ष्मीकांत में, गवर्नेंस में, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेक्चर्स में, बहुत सारी जगह पर मैंने आपको ये बताया। इवन इंटरनल सिक्योरिटी में भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यूडीएचआर जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सिर्फ एक रेजोल्यूशन की तरह पास हुआ था। रेजोल्यूशन की तरह पास हुआ था, इसका कहने का मतलब पता है क्या है? इट वॉज नॉट अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, इट वॉज नॉट अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन, इट वॉज नॉट अ बाइंडिंग रेजोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बोला, उन्होंने खुद अपनी लाइन में बोला इंडिविजुअल्स हैव राइट टू सीक पॉलिटिकल असाइलम। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स। मॉरल ड्यूटी हो सकती है वो उनकी, और वो भी वो नेशन स्टेट डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ में अलग अलग जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं उनमें जो पॉलिटिकल असाइलम है ना, उसको चैलेंज भी करा जा सकता है। अब चैलेंज कैसे? जब मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट करा ये वाला, मैंने आपको बताया ना, कंडीशंस मैंने आपके सामने रखी थी कि नेशन स्टेट भी, कंट्री बी डिमांड कर रही है या फिर कंट्री बी ने यूनाइटेड नेशन से बोल दिया कि जिन लोगों को इन्होंने अपने देश में रख रखा है कंट्री ने, इनसे बोलो उन लोगों को हमें वापस करें। तो असाइलम को चैलेंज भी करा जा सकता है। ठीक है, और वो चैलेंज कैसे करा जा सकता है? एक कंट्री दूसरी कंट्री से, मतलब जिस कंट्री ने उसके देश के लोगों को शरण दी है ना अपने देश में, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्राडिशन। देख लो टर्म यहां पर, रिक्वेस्ट, ऑर्डर नहीं है, कोई फरमान नहीं है, रिक्वेस्ट। क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि एक देश ये बोले भाई हमारा एक बंदा आपके यहां भागकर आ गया है और वो यहां पर करोड़ों का घोटाला कर गया है, जैसे विजय माल्या। हम इतने टाइम से ब्रिटेन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको एक्स्ट्राडाइट कर दो। एक्स्ट्राडाइट का मतलब क्या होता है? जो वर्ड लिखा हुआ ना दोस्तों, एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब ये होता है हमारे देश का एक बंदा या बंदी, या नंबर ऑफ बंदा या बंदियां कंट्री ए के वो मूल निवासी थे, यहां पर बहुत बड़ा कोई घोटाला, कोई कांड करके कंट्री बी जो है वो भाग गए। नीरव मोदी कह लो, विजय माल्या कह लो, और भी ऐसे चोर उचक्के कह लो, और कंट्री बी में आपके यहाँ वो रह रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, केस चलाने हैं, हम सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, आप प्लीज उनको वापस कर सकते हो क्या? कंट्री बी, जैसा कि मैंने बताया, वो बाइंडेड नहीं है इस चीज से, वो बाध्य नहीं है ए को वापस करने के लिए। तो इंडिया ने यूके से यह भी बोला था एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर लेते हैं, लेकिन यूके की मर्जी है कि वो विजय माल्या को देंगे कि नहीं देंगे, या फिर किसी भी कंट्री की मर्जी होती है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को साइन करने के बावजूद भी वो मुकर सकती है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट खुद ही बोल चुका है। यहां पर तो चलो इसने हालांकि
पॉलिटिकल असलम की बात करी थी, लेकिन जब वापस करने की बात आती है ना किसी को भी, अब आप कहोगे सर ये तो फिर बहुत खतरनाक नहीं है कि हमारी कंट्री का कोई डॉन है या कोई आतंकवादी है या कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट है, दाऊद जैसा आदमी है, हम पाकिस्तान, हम सबको पता है कि वो कराची में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान वापस क्यों नहीं कर देता उसे? नहीं करना पाकिस्तान को वापस। हो सकता है दाऊद जो है वो पैसे खिला रहा हो पाकिस्तान की आर्मी को, सरकार को, और ये भी हो सकता है कि विजय माल्या जो है वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को पैसे खिला रहा हो। अब क्यों नहीं हो, मतलब वापस क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई नहीं बता सकता ना, ये तो उस देश का पूरा व्यवस्था, उधर का प्रधानमंत्री, उधर का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनका मंत्रिमंडल, ये तो वही बता सकते हैं। ये तो प्राइवेट रीजंस हैं कि वो वापस क्यों नहीं कर रहे हैं। अब हम जबरदस्ती तो उनके देश में घुसकर एक सीक्रेट जो जैसे असैसिनेशन मिशन होता है कि भाई उनको मार आए वहां जाकर, या रॉ के एजेंट्स को भेजकर वो बुला लें, ये वाले काम इतने आसान नहीं होते, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी थू थू भी होती है। तो इसलिए कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री ना, वो तो ऐसा स्टेप नहीं लेगी कि चोरी चुपके से गए, और जैसे यूएसए ने अपोटाबाद से पाकिस्तान में जो जगह थी अबोटाबाद, वहां से उसामा बिन लादेन को उठा लिया था, तो हम चोरी छुपे जाएं यूके से और विजय माल्या को उठाकर हेलीकॉप्टर में भरकर ले आए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा रिस्क हम नहीं लेते हैं, और हम डेमोक्रेटिक देश हैं दोस्तों। कोई भी जो अच्छा डेमोक्रेटिक देश होगा जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपनी बदनामी नहीं करवानी है, अपनी थूथू नहीं करवानी है, वो ऐसे पागलपन के स्टेप नहीं लेंगे। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहां पर ना थोड़ा सा एक मॉरल डायलेमा वाली बात भी आती है। क्या आती है? जैसे यूके के साथ हमारे शुरू से अच्छे रिश्ते रहे हैं, विजय माल्या करोड़ों का घोटाला करके बैठा हुआ है। अब यूके की जो सरकार है वो कोई दूध पीते बच्चे तो बैठे नहीं है वहां पर, उनको भी पता है ये क्या बंदा क्या कांड कर कर आया वहां पर। तो अब ये बेसिकली यूके की सरकार थोड़ी सी ना यहाँ पर ऐसे केस में डम साउंड कर रही है, या फिर कोई भी सरकार, जैसे नीरव मोदी भागा हुआ है कहीं, हम वहां पर रिक्वेस्ट करें कि भाई वापस कर दो, वो नहीं कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक शक होता है, और वो कंट्री अपनी नाक कटवा रही होती है कि यहाँ पर जो है मतलब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये बोल रही होती है शायद से ये वाला बंदा जो है वहां पर उनको पैसे दे रहा हो, करप्शन करवा रहा हो, पैसे खिला रहा हो, है ना, हर महीने कुछ ना कुछ माल पहुंचा रहा हो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की टेबल पर, इस वजह से वो वापस नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक मॉरल डायलेमा ये भी होता है। अब जैसे बांग्लादेश में अफरा तफरी मची, शेख हसीना जी को बांग्लादेश की मिलिट्री ने 24 घंटे का समय दिया था कि तुम अपने बोरिया बिस्तर लेकर यहां से भाग जाओ, और इनका जितना गोल्ड या जितना पैसा था ना वो नहीं लेकर जाने दिया, वो नहीं लेकर जाने दिया। कुछ इन्होंने ऐसा कहा जाता है, अभी पूरी बात सामने आना बाकी है वैसे तो, लेकिन जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एडिटोरियल्स वगैरह जो आजकल बता रहे हैं, जितना मैंने पढ़ा, तो वो तो यही बता रहे हैं कि इन्होंने पहले से ही ऑलरेडी अपनी जमा पूंजी फॉरेन बैंक्स में, स्विस बैंक वगैरह में, दूसरे देशों के पास थोड़ी थोड़ी रख रखी थी, तो ये निकल गई वहाँ से। अब 24 घंटे का अल्टीमेटम था इनके पास, वरना इनको मार दिया जाता जान से। अभी आजकल कहाँ रह रही है? भारत के अंदर रह रही है, और प्लान इनका क्या है? लंदन जाने का, यूके जाने का। अब कल को बांग्लादेश की सरकार बोले हमें शेख हसीना वापस कर दो, तो विजय माल्या चोर है, अब बांग्लादेश की सरकार ये कहेगी हमसे कि शेख हसीना चोर है, हम फिर शेख हसीना को कैसे वापस कर दें? हम करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है शेख हसीना वहां पर अगर गई तो ये टुकड़ों टुकड़ों में वहां पर सरकार और जो मिलिट्री की जो साझेदारी है वो काट डालेंगे, और वहां पर हिंदुओं के खिलाफ कितने अत्याचार चल रहे हैं। तो मामला बहुत, मतलब यहां पर बात मैं हिंदू मुसलमान की नहीं कर रहा हूं, लेकिन मामला वहां पर बहुत गंभीर है, और इनकी जान को तो खतरा है वहां पर। अब हम ये क्या, अब देखना डायलेमा वाली बात क्या आती है, तुम शेख हसीना को वापस नहीं कर रहे हो बांग्लादेश के कहने पे, तो विजय माल्या जो है वो यूके तुम्हें क्यों वापस करे? अब आप कहोगे कि विजय माल्या चोर है, ये करके भागा, वो करके भागा, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी या बांग्लादेश की सरकार हमारे ऊपर यह आरोप लगा सकती है कि शेख हसीना भी चोर है, बहुत सारा करप्शन कर कर भागी हैं, आपको वापस करना चाहिए। शेख हसीना कहेंगी मेरी जान को खतरा है इसलिए भारत हमें नहीं लौटा रहा है, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहेगी विजय माल्या भी यही कह रहा है कि ये मेरी जान को खतरा है, इसलिए जो यूके की सरकार है वो मेरे को वापस नहीं कर रही है, इंडिया को एक्स्ट्राडाइट नहीं कर रही है मुझे। तो यहां पर समझ पा रहे होगे आप कि कितना बड़ा डायलेमा है कि एक सिचुएशन को हर मतलब नजरिए से करेक्ट बताना या इनकरेक्ट बताना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एक्सप्लेनेशन है वो, बहुत ज्यादा। तो इंटरनेशनल लॉ में असाइलम जो है उसको चैलेंज करा जा सकता है। असाइलम मतलब कि जब मिल गया जिसको असाइलम, मतलब पॉलिटिकल असाइलम ग्रांट हो चुका है,
उस चीज को चैलेंज करा जा सकता है बाय रिक्वेस्ट फॉर एक्सट्रेडिशन, बट इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटी। अगर ट्रीटी यहां पर नहीं है, दो देशों के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, ट्रीटी होगी भी तब भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि दो देशों ने अगर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन कर रखी है, कल को भाई आज आप हमारा विजय माल्या वापस नहीं कर रहे हो, कल को आपके देश से कोई आतंकवादी कोई बड़ा कांड कर वापस आ गया, हम भी वापस नहीं करेंगे, आप भी बैठे रहना। तो देश क्या करने लगे आजकल, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन करने लगे। ये प्रक्रिया शुरू से नहीं होती थी, अभी कुछ साल पहले बहुत एक्टिव हो गई ये वाली प्रक्रिया। ठीक है, अगर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी एब्सेंट है, नहीं है, दोनों देशों के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं, उन्होंने साइन कर रखी पहले से ही, और ये पहले से ही साइन करके रखनी होती है कि कल को अगर कोई हमारे देश का नेशनल, हमारे देश का सिटीजन या फिर नंबर ऑफ सिटीजन अगर आपके यहाँ आ गए, तो आप शरणार्थी आपने उनको बना लिया, लेकिन जब हम वापस मांग रहे हैं तो वापस दे दो। सिमिलरली अगर आपके हमारे देश में आ गए तो हम वापस कर देंगे। लेकिन अगर ऐसी किसी भी प्रकार की कोई ट्रीटी नहीं है, तो द नेशन स्टेट इज अंडर नो लीगल ड्यूटी, नो लीगल ऑब्लिगेशन कि वो उस पर्सन को वापस करे। ये एक बहुत बड़ी चीज है। और आर्टिकल 14 जो यूडीएचआर का है वो क्या कहता है, एवरीवन हैज द राइट टू सीक, देख रहे हो ना, सीक रिक्वेस्ट, और सीक का मैंने आपको यहां पर मतलब बताया, वो इंडिकेट करता है मैं दो शब्दों की तरह, परमिशन लेना और रिक्वेस्ट करना। सीक एंड टू एंजॉय अदर कंट्रीज असाइलम, और किस चीज से बचना चाह रहे हैं वो लोग, फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन समझते हो ईशा, निर्भय, प्रोसिक्यूशन वर्ड समझते हो? जब एक कंट्री किसी लोगों को जो कि उसकी कंट्री में रह रहे हो, धर्म के लिए या किसी भी चिढ़ के लिए या किसी भी खुंदक के लिए मास लेवल पर उनकी किलिंग करने लगे, तड़पा तड़पा कर उनको मारने लगे, जैसे आजकल हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में। एक हिंदू संत है बांग्लादेश में, अभी मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था आज सुबह और टीवी पे भी आ रहा था। संत एक मंदिर के संत होंगे या पुजारी टाइप होंगे, तो उनके खिलाफ कुछ अत्याचार हुआ होगा और उन्होंने कोर्ट में जो है, बांग्लादेश की कोर्ट में बोला कि मुझे केस लड़ना है, मेरे राइट्स वॉलेट हुए हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। तो वहाँ पर जो है कट्टरवादी इस्लामिक संगठनों ने धमकी दे दी है कि अगर किसी भी वकील ने अगर इस पुजारी या पंडित का अगर केस लड़ा तो हम उसको और उसके परिवार को काट कर रख देंगे। और वो पुजारी पंडित वहाँ पर इतना परेशान है, वो हिंदू संत के उसको बचाने के लिए, उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए एक भी वकील जो है वो आगे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं भाई हमारा देश दुनिया का सबसे प्यारा देश है। थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन वो सबके कंट्रीब्यूशन से ही सबके एक अच्छा देश बनेगा, सबके कंट्रीब्यूशन से वो कमियां जो लूपहोल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, वो गैप भर जाएंगे। लेकिन हमारे देश का संविधान, पूरा स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, सारी चीज़ें बहुत बहुत मच बेटर है। आप चाहे अमेरिका को पिक्चर में ले आओ, चाहे रशिया को पिक्चर में ले आओ, हमारे यहाँ हमारे देश में हर एक चीज़ के ऊपर सही तरीके से कंट्रोल है, जहाँ पर आपकी लिबर्टी और फ्रीडम और आपकी जो स्माइल और जो लाफ्टर है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है दूसरी कंट्रीज़ की तरह। कमियां फिर भी हैं काफ़ी सारी, आई एक्सेप्ट इट, आप भी जानते होंगे मेरे एक्सेप्ट करने से क्या होता है, आपको भी ये चीज़ पता होंगी। लेकिन फिर भी हमारा देश सबसे प्यारा देश है पूरी दुनिया का। तो दोस्तों, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर फाउंडेशन कोर्स, यू कैन ज्वाइन इट। हमारा एक डेडिकेटेड यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स मेंस का कोर्स है। ऑप्शन के 4 कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, लॉ, हिस्ट्री, पीएसआईएन एंड साइकोलॉजी। और डिस्कशंस की पीडीएफ को अगर आपको अवेल करना है तो आप इस नंबर पर जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना थ्रू टेलीग्राम और व्हाट्सएप को इस्तेमाल करके। ये है यूपीआई आईडी। तो प्रॉपर जो भी चैप्टर है, चाहे वो 60 पेजों का हो या 600 पेजों का हो, किसी भी सब्जेक्ट का, यू जस्ट रिक्वेस्ट द चैप्टर। 21 रुपीज़ पे करने के बाद आपको हमारी टीम जो है उस चैप्टर की पीपीटी या पीडीएफ जो है वो सेंड कर देगी। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत आ रही हो या कोई भी फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड आप डिटेल पूछना चाहते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही।
और कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे मज़ेदार अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।